हेलो एवरीवन। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आल्दो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन द टीचर्स एंड अपर प्राइमरी टीचर्स। मतलब हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या हमें पता होना चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इसके ओवरव्यू पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें इसके एक बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो फ्रेम मतलब बैकग्राउंड है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी ये। तो उसमें जो रिकमेंडेशन बेस थी वो कोठारी कमीशन के ऊपर बेस थी। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताता हूँ आपको। कोठारी कमीशन में 1968 में उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आपको 6% जो है जीडीपी का वो इन्वेस्ट करना है कम से कम एजुकेशन पे, एक्सपेंडिचर होना चाहिए आपको। लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। उसमें भी इस तरह की कुछ रिकमेंडेशंस थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। जो 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। लेकिन जो अब ये जो 2020 वाली पॉलिसी है, इसमें इसको बताया गया है कि आपको इतना मतलब मिनिमम इतना रखना है, इसको कोशिश की जाए इतनी की। आल्दो इनके बीच में भी कुछ बहुत सारी मॉडिफिकेशन आती रही। जैसे 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया 1986 पॉलिसी को। उसके बाद 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और मतलब अभी भी राइट टू एजुकेशन आया बीच में। उसमें अप टू 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। लेकिन एक मेजर ओवरहॉल नहीं हुआ। मतलब जो ये इसको माना जाता है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 34 ईयर्स, मतलब जो ये पॉलिसी आई है ये, इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो मेन जो बेसिक स्टार्ट करते हैं इसको कि स्कूल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ जाएगा। मतलब एग्जिस्टिंग और न्यू करिकुलम जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर होगा उसके में क्या चेंज आएगा। तो देखिए, इस पिक्चर से आप इसको समझ सकते हैं। अभी तक जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो चलता था 10+2 के बेस पे। मतलब 1 to 10 क्लास और +2 मतलब सीनियर सेकेंडरी 11th और 12th क्लास। तो उसमें हमारी एज होती थी 6 to 16 अप टू 10 क्लास के लिए, और 11th-12th के लिए 16 to 18। लेकिन जो अब न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर आया है वो है 5+3+3+4। तो 5 में आपका 3 ईयर्स जो हैं वो जो अभी के स्कूल में कुछ प्ले स्कूल जैसे चलते हैं, तो उसके बेसिस पे अब गवर्नमेंट इनको मतलब रेगुलाइज करने जा रही है कि सभी जो आंगनवाड़ी जो प्री स्कूल्स हैं उनको बाल वाटिका के रूप में बोला जाएगा। तो उसमें एज 3 to 6 ईयर के बच्चे होंगे, और उसके बाद क्लास 1 to 2 में होंगे 2 ईयर्स के। तो इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। नेक्स्ट आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होगी जो क्लास 3 to 5 होगी। उसमें आपकी एज आएगी 8 to 11 ईयर्स। मिडल जो आएगी उसमें 6 to 8 क्लासेस होती हैं, उसमें 11 to 14। और जो 9th 10th 11th 12th इन चारों को कंबाइन कर दिया गया है। अब इनको सेकेंडरी क्लासेस बोला जाएगा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। 5+3+3+4। फाउंडेशनल स्टेज 2 पार्ट में हो गई, एक आंगनवाड़ी प्री स्कूल में और 2 साल प्राइमरी स्कूल में, क्लास 1 और 2, ग्रेड 1 और 2 जिनको बोलते हैं। तो ये जो एज हमारे कवर करेंगे 3 to 8 ईयर्स के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 to 5, 8 to 11 की एज कवर करेंगे। मिडल स्टेजेस में 11 to 14, और सेकेंडरी स्टेजेस में। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेजेस में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जो पहले हमारा एक रिजिड सिस्टम था कि आर्ट्स कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सॉरी, इसमें आपको डिवीज़न लेनी है, या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब उसमें बहुत ही एक चेंज होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। उसमें अब आप चाहें तो आप केमिस्ट्री के साथ में मतलब फ़िलोसफी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मतलब इस तरह का एक पूल बनाया जाएगा, उस पूल से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। तो इस तरह का कुछ चेंज होने जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज के बारे में। फाउंडेशनल स्टेज में आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी ही जिसको बोला जाता है। ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एनसीपी FECCE फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 ईयर विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी इन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट में डिवाइड होएगी, जैसे कि पहले बताया गया था फाउंडेशनल स्टेज को। ए सब फ्रेमवर्क फॉर 0 to 3 ईयर ओल्ड एंड ए सब फ्रेमवर्क फॉर 3 to 8 ईयर ओल्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ईसीसी जो है वो मेनली उसको रहेगा कि फ्लेक्सिबल रहे, मल्टी फेसिटेड रहे, मल्टी लेवल रहे, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो। तो इसमें आपके आएंगे स्टैंड अलोन जो आंगनवाड़ी जो आज के टाइम में चल रहे हैं उनको भी मतलब रिवैम्प किया जाएगा, एक पूरी तरह से ओवरऑल किया जाएगा। आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स में उनको जो अभी भी ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ, ठीक है।
और उसके साथ में कुछ प्री प्राइमरी स्कूल्स और सेक्शन कवरिंग 5 to 6 ईयर स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स वो भी चलेंगे। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है वो हम ध्यान रखेंगे, जो जो टीचर्स हैं एक सिस्टमेटिक फ़्लो होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक आंगनवाड़ी अलग चीज़ है और जो प्राइमरी स्कूल है आपका जो क्लास 1 है वो अलग है, तो उसको टीचर्स का भी उसमें कुछ इंटरेक्शन रखा जाएगा। तो ये है आपका। उसके अलावा जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको भी प्रिपरेटरी क्लासेस में एक्सटेंड किया जाएगा। और अगर 5 ईयर से बिफोर में चाइल्ड में कोई फर्स्ट क्लास में आता है तो उसको एक प्रिपरेटरी क्लास या बाल वाटिका जो भी बात हुई थी उसमें उसको भेजा जाएगा। प्ले बेस्ड लर्निंग विद अ फोकस ऑन डेवलपिंग कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटी एंड अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। The responsibility for SCC curriculum and pedagogy will lie with the MHRD to ensure its continuity from pre-primary school through primary school। तो ये मैं अभी बात कर रहा था, कंटिन्यूटी एक बनाई रखी जाएगी। मतलब उसको एकदम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो क्लास 1 में कहाँ आ गया और पहले कहाँ था। तो टीचर्स का भी उसमें इंटरेक्शन होता रहेगा मतलब बीच में, और ताकि बच्चे को भी एक स्मूथली फ्लो हो जाए नेक्स्ट क्लास में। हाई क्वालिटी ईसीसी टीचर्स इन आंगनवाड़ीज़ में आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ मतलब प्रोफेशनल लोग बहुत कम हैं, मतलब उस तरह के। तो इसमें इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर हैं जिनकी 10+2 क्वालिफिकेशन है, उनको हम 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना होगा। इसी तरह जिनकी 10+2 की क्वालिफिकेशन नहीं है उनको एक टाइम बाउंड मैनर में 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम करना होगा, जो कि अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी और अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट्स जो अर्ली चाइल्डहुड केयर उसको कवर करें। इसके अलावा ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में हम आश्रमशाला के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी यही है। तो लेकिन ये ट्राइबल डोमिनेटेड जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मेन फोकस है यहाँ पे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। 2025 तक जो है यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी होना चाहिए। मतलब बेसिक जो फंक्शन है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा लैंग्वेज को पढ़ना समझना, वो उसको आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर वैकेंसीज़ की और प्यूपिल टीचर रेशो की। टीचर वैकेंसीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में एक अरेंजमेंट किया जाएगा जिससे कि पता लगे कि कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पे चाहिए, फुलफ़िल होनी है। उसके हिसाब से उनको जल्द से जल्द उनको टाइम बाउंड मैनर में फिल किया जाएगा। नेक्स्ट है अटेंशन विल बी गिवन टू एम्प्लॉइंग लोकल टीचर्स। अब इसमें लोकल टीचर्स की बात की गई है, तो लोकल टीचर्स की कोशिश की जाएगी कि लोकल लेवल पर ही, ताकि जो लैंग्वेज है और जो अपने एरियाज़ हैं उसको अच्छे से समझ सके वो टीचर और अपने बच्चों को भी उसमें समझा सके। आगे हम बात करेंगे 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर भी, जैसे जो उसकी मदर टंग है उसको मेन फोकस रखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लोकल टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ उनको इंसेंटिव भी दी जाएंगे कि आप अगर ट्राइबल एरिया में या डिसएडवांटेज कोई ग्रुप्स है या मतलब रूरल एरिया जो हैं उनके अंदर आप काम करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा पीपल टीचर रेशो की बात करते हैं तो हम वो 30:1 जो रेशो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। 30:1 का मतलब है 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होगा, और वो सभी लेवल्स पे स्कूल के, चाहे वो फाउंडेशन हो, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, किसी पर भी 30:1। इसके अलावा जो सोशल इकोनॉमी के लिए डिसएडवांटेज स्टूडेंट हैं उनके लिए इसको 25:1 भी रखा जा सकता है, जो कि जैसे ट्राइबल एरिया वगैरह में वहाँ पे इसको 25:1 भी रखा जा सकता है। हालांकि 30:1 तो कंपलसरी ही है प्यूपिल टीचर रेशो। नेक्स्ट है टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल रेडी। मतलब क्लास जो अब बोला जाएगा कि 3 ईयर के बाद 4 ईयर में जब बच्चा आएगा तो उसको 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल कराना पड़ेगा ग्रेड 1 स्टूडेंट्स को उसमें एंट्री से पहले। इसकी जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिलकर तैयार करेंगे। अल्फ़ाबेट, साउंड्स, वर्ड्स, कलर, शेप्स, नंबर जो भी होगा, ताकि वो किसी तरह से मतलब लर्निंग आउटकम्स में वो पीछे ना रह जाएं। नेक्स्ट है दीक्षा। दीक्षा एक ऑनलाइन नेशनल रिपोजिटरी है फॉर हाई क्वालिटी रिसोर्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, दीक्षा की फुल फॉर्म है। तो एक तरह का एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ये टीचर्स को हेल्प करेगी। टीचर्स अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं यहाँ से, अपने कोई लैंग्वेज में अगर प्रोफिशिएंट नहीं है तो उस लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ से। तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये दीक्षा। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन गोल है वो ये भी है कि जो 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होनी चाहिए प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक।
2030 तक। हमें 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर लेना है, ये इसका मेन गोल है। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो स्कूल सिस्टम से जो बाहर हैं बच्चे, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाए। तो उसके लिए डिस्टेंस और ओपन लर्निंग के जो जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS और स्टेट ओपन स्कूल्स होते हैं, वो भी अपने प्रोग्राम चलाते हैं। तो अभी तो ज़्यादातर वो प्रोग्राम हम देखते हैं कि 10th और 12th क्लासेस के लिए होते हैं, 9th 10th 11th 12th क्लास के। उसको हम चेंज करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें क्या है कि ABC लेवल दैट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड 3, 5 एंड 8 ऑफ फॉर्मल स्कूल सिस्टम, इसको भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 को। इसी तरह सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी हैं भी, उनको भी रिवैम्प किया जाएगा, और ग्रेड 10 और ग्रेड 12 मतलब 10th क्लास और 12th क्लास के लिए तो वो भी है। उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज प्रोग्राम चलेंगे, एडल्ट लिटरेसी, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो ये मतलब जो स्कूल सिस्टम से किसी वजह से बाहर रह गए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये। अब बात करते हैं करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि लर्निंग शुड बी होलिस्टिक मतलब कवरिंग ऑल एरियाज़, इंटीग्रेटेड, एन्जॉयबल एंड एंगेजिंग, ये होनी चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है टू मूव द एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड रियल अंडरस्टैंडिंग एंड टुवर्ड लर्निंग हाउ टू लर्न एंड अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। अभी तक हम देखते थे कि रट्टा मार जो सिस्टम है हमारा, उसमें 10th क्लास में आप कुछ दिन पढ़ लें और वहाँ पे जो आपने रटा है वो आप लिखाएं तो वो आपका काम हो जाता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है। अब इसका फोकस जो हमारा रहेगा वो रियल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और एप्लीकेशन बेस्ड ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें करिकुलम के कंटेंट को कम किया जाएगा और कोर एसेंशियल रखा जाएगा, जो मेन एसेंशियल जो सब्जेक्ट का है उसको ही रखा जाएगा, कोर को। उसके अलावा उसमें फोकस होगा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग पे, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग के ऊपर। और जो इनका असेसमेंट होगा उसमें भी इसको ध्यान दिया जाएगा कि इनकी असेसमेंट ज़्यादा हो, ना कि ये कि सिर्फ आपने मेरे फैक्ट्स याद कर लिए और वही आप रख के आ गए वहाँ पे पेपर में। तो नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, जो मतलब हम करके देखते हैं, तो उस पर फोकस रहेगा हमारा। जैसे आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी अमंग अदर्स एज स्टैंडर्ड पेडागोजी विद इन ईच सब्जेक्ट एंड विद एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशन अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी रहेगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी रहेगी इसके अंदर में। तो ये हमारा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो मतलब करके देखना जैसा होता है। जैसे उसके बाद एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th क्लास में अब वो हार्ड सिस्टम नहीं रहने वाला है कि 11th क्लास में आपको आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। अब उसके अलावा आप जो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, वोकेशनल, एकेडमिक, इनमें अब सभी को इक्वल वेटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि को करिकुलर को थोड़ी सी मतलब कम वेटेज मिलता है जैसे अभी सिस्टम में है थोड़ा सा। तो फिज़िकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल, ये सबको इन सबको चूज़ करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी स्टूडेंट के पास में कि जो वो चाहे वो चूज़ कर सकता है। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5, 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इनकी मदर टंग या होम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि उसको ग्रैस्प करने में आसानी रहे, कंसेप्ट को समझने में आसानी रहे। इसके अलावा जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें अंदर भी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी थोड़ी सी, और कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टेट के ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी, वो अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और फन बेस्ड एक्टिविटी होगी, जैसे लैंग्वेज ऑफ इंडिया के नाम से, जो क्लास 6 to 8 में हो जाएगी आपकी। तो जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव में, तो उसमें इसके अलावा इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा अक्रॉस द कंट्री फॉर यूज़ बाय स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयर्ड। इंडियन साइन लैंग्वेज, इसके अलावा स्टेट जो है अपनी साइन लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उनको ये इसमें छूट रहेगी। नेशनल टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पहले हमने बात की है कि कंटेंट को रिड्यूस किया जाएगा, तो कंटेंट को जो रिड्यूस होगा उसके साथ में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रखा जाएगा करिकुलम के साथ में, और एम हमारा होगा क्वालिटी टेक्स्ट बुक के साथ में एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इसके लिए जो हमारी NCERTs और SCERTs
इसके अलावा जो भी अलग संस्थाएं हैं स्टेट लेवल पे, उन पे थोड़ा सा फोकस रहेगा कि इसको टेक्स्ट बुक की क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, और जो है कॉस्ट कटिंग की जाए उसमें, मतलब जो ताकि बच्चों को कम से कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग एंड टेक्स्ट बुक। स्कूल बैग्स और टेक्स्ट बुक्स का जो है वो बोझ जो है बच्चों के ऊपर से थोड़ा कम किया जाएगा। क्लास 6 to 8 में तो इवन ये भी है कि एटलीस्ट 10 days जो हैं आपके पास होने चाहिए विदाउट स्कूल बैग। उसमें आपको वोकेशनल वो करनी है, ट्रेनिंग करनी है। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए असेसमेंट का भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जैसे जो रोट लर्निंग से हमें जो नेक्स्ट उस पे आना है, नेक्स्ट स्टेज पे आना है कि लर्निंग स्किल्स, हाउ टू लर्न, तो उसके लिए हमें असेसमेंट के अंदर भी चेंजेस चाहिए। तो प्रोग्रेस कार्ड जो अब होगी वो होलिस्टिक होगी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट आपकी, मतलब कवरिंग ऑल एरियाज़। मतलब आप डिबेट में अगर कैसे हैं, टीचर्स के साथ कैसे हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ में कैसे हैं, तो मतलब उस सब का उसमें डिस्कशन होगा आपके प्रोग्रेस कार्ड में, जिसको रिपोर्ट कार्ड भी बोला जाता था। इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, जो मतलब सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट जो अपने आपके दूसरे सहपाठियों के साथ में क्लास के, प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजीज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज़। तो क्विज़ वगैरह जो होंगे, क्विज़ वगैरह होंगे जो उसके अलावा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, रोल प्लेज, उसके साथ में टीचर असेसमेंट रखेगा पोर्टफोलियोज़ के साथ में, जिसमें सभी जो एस्पेक्ट्स को है वो स्टूडेंट्स के कवर किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम विल बी रीडिज़ाइंड टू एनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। बोर्ड एग्जाम विल ऑल्सो बी मेड ईजियर। तो ईजियर से यहाँ पे मतलब है वही फैक्ट्स को याद करने के बजाय उनको एप्लीकेशन, कि हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, उसके ऊपर इनका फोकस रहेगा। और इसके अलावा एक और जो मेजर चेंज है वो ये होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है मतलब एटलीस्ट 2 times आप दे सकते हैं। मतलब वन मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं और 1 इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम में आज अच्छा नहीं कर पाए किसी वजह से, तो अगर आप इसमें और अच्छा कर सकते हैं तो आपको उसका एक और चांस मिलेगा आपको इम्प्रूव करने का। उसके बाद जो भी आपका बेस्ट स्कोर है वो रखा जाएगा, अगर आप चाहें तो ही है वो, मतलब सेकंड ओकेजन आपको देना है। तो मतलब एक तरह से अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो ये प्रपोज़ किया गया है कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी एमएचआरडी के अंदर। ये जो स्कूल बोर्ड्स, एक इंटरकनेक्शन भी होगा वेरियस स्कूल बोर्ड्स के बीच में, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लर्नर के मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। तो ये एक असेसमेंट सेंटर बनेगा परख उसके हिसाब से। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट्स। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे मतलब उनके लिए भी टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग हो सकता है, बीएड का कोई एक स्पेशल एजुकेशनल कोर्स भी आ जाए उसके अंदर में, कि आप जो है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से स्पेशलाइजेशन हो जाए उसमें। तो इसमें उनके लिए टॉपिक सेंटर्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लास बन सकते हैं, सर्कल्स बन सकते हैं, जैसे साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूज़िक डांस परफॉर्मेंस, चेस, पोइट्री, जो भी उनका मतलब वो है, जैसे ड्रामा, डिबेट, स्पोर्ट्स, इको क्लब, हेल्थ क्लब। तो इस तरह के क्लब्स बनाए जा सकते हैं स्कूल्स में, सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। अभी भी ये है पर इनमें थोड़े से और रिफॉर्म्स लाए जाएंगे ताकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स को इनसे हेल्प मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हमारे पास मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम होगा। जैसे कॉलेज में अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए 2 साल आप किसी वजह से उसको कोर्स को पूरा नहीं कर पाए, उसको फिर से आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको वो 1 ईयर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फिर से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 साल के लिए करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 ईयर के लिए तो आपको बैचलर डिग्री, और अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री और रिसर्च सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी ABC, उसकी फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि डिजिटली स्टोर करेगी एकेडमिक क्रेडिट्स जो भी अर्न करेंगे हायर एजुकेशन में। तो एक तरह से बहुत हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी वजह से अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते, तो आगे फ्यूचर में वो अपना कोर्स को पूरा कर सकें। तो ये हायर एजुकेशन में रिवैम्प्स होने वाले हैं। अब टीचर्स के बारे में बात करते हैं। हाई रिस्पेक्ट फॉर टीचर एंड हाई स्टेटस ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन मस्ट बी रिस्टोर्ड, ये ऐसा पॉलिसी में कहा गया है। अभी थोड़ा सा लेवल मतलब टीचर्स का
हो सकता है रिक्रूटमेंट में कोई कमी हो, या उनके जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें कोई कमी रह गई हो, उसकी वजह से थोड़ा कमियां दिखने को मिल रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं मिलेगा। द मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू एंश्योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। तो टीचर्स की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, टीचर्स की मोटिवेशन होनी चाहिए, और उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अवेलेबल हैं उनसे उनको अवगत भी होना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर डिसाइड करते हैं हमारे देश का। रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं टीचर्स की। इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड फॉर टीचर्स टू टेक अप द टीचिंग जॉब्स इन रूरल एरियाज़। तो जैसे पहले हमने बात की थी, तो रूरल एरिया में टीचिंग जॉब्स लेने के लिए उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। हार्मफुल प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र, जो टीचर ट्रांसफ़र अभी होते हैं रेगुलर बेस पे, तो उसको कम करने का कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे के जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जो कि एक टीचर जाएगा, दूसरा टीचर आएगा, तो उसको समझने में भी समय लगता है, उस टीचर को दूसरी जगह जाएगा, वहाँ पे उसको भी समझने में बच्चों को थोड़ा समय लगेगा। तो इसको थोड़ा रोकने का प्रयास किया जाएगा। और ट्रांसफ़र विल बी डन ओनली ऑन द एक्सट्रीम पॉसिबल केसेस। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, उनको कवर किया जाएगा ऑल स्टेजेस में। अभी सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए ये होते हैं टैट्स, जिनको बोलते हैं सी टैट जो होते हैं, या स्टेट लेवल पे जो एस टैट कराते हैं। तो उनको फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी सभी लेवल पे उनको कंपलसरी कर दिया जाएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को। नेक्स्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल बी एनकरेज टू हायर लोकल एमाइनेंट पर्सन और एक्सपर्ट एज मास्टर इंस्ट्रक्टर। तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में होगा आपका मतलब आपके 4 या 5 जो हैं स्कूल वो आपस में मिल जाएं, और एक जैसे आपको अगर मान लीजिए आर्ट्स टीचर की ज़रूरत है, तो आप आर्ट्स टीचर को आप लोकल लेवल पर हायर कर सकते हैं, और पांचों स्कूल में एक ही टीचर को शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट कंडीशन तो अच्छी होंगी टीचर के बारे में, तभी वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस जैसे अभी बात की, तो एक वाइब्रेंट टीचर कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और टीचर्स की कोशिश किया जाएगा कि टीचर्स को किसी भी उस काम में ना लगाया जाए जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे जैसे काम होते हैं, जैसे कंप्यूटर वर्क हो गया, या मिड डे मील स्कीम्स हो गई, उनमें टीचर्स को लगाया जाता है, तो उनको अब नहीं उसमें किया जाएगा। टीचर्स विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। तो टीचर्स को अभी मतलब फ्रीडम दी जाएगी कि जिसमें भी ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल हो, तो उसके हिसाब से अपने टीचिंग पेडागोजी को चेंज कर सके, ताकि वो मोस्ट इफेक्टिव वे में अपने लेसन को डिलीवर कर सकें, और स्टूडेंट भी उस कंसेप्ट को ग्रैस्प कर सकें मोस्ट इफेक्टिव वे में। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें टीचर्स के बारे में ये कहा गया है कि उनको 50 आवर्स की सीपीडी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब इन जो सर्विस जो होती है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको करने के लिए 50 आवर्स का ऑनलाइन जो है एक कोर्स टाइप वो करना पड़ेगा, वो कंपलसरी होगा 1 साल में। और प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेवलप की जाएंगे, ताकि टीचर जो हैं आपस में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें। टीचर्स की तरह ही स्कूल प्रिंसिपल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्स जो लीडर होंगे, उनके लिए भी लीडरशिप और मैनेजमेंट वर्कशॉप चलाई जाएंगी, ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी उनको, और उनको भी इसी तरह से एक 50 आवर्स कंप्लीट करने होंगे अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। करियर मैनेजमेंट में अभी हम देखते हैं कि एक जो करियर प्रोग्रेशन है, तो इसमें एक प्राइमरी फोकस जो इसका नेशनल पॉलिसी एजुकेशन का ये है कि आप एक स्टेज को, किसी भी एक स्टेज को, जैसे अभी होता है कि प्राइमरी से अगर हम अपर प्राइमरी में जाते हैं तो इंसेंटिव भी बढ़ जाते हैं, सैलरीज भी बढ़ जाती हैं, तो उससे उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप हायर स्टेजेस में जाएं। तो अब क्या है, अब किसी भी स्टेज को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाएगा, अब सभी स्टेजेस इक्वली इम्पोर्टेंट होंगी। तो इस तरह अगर आप हायर स्टेजेस में अगर आप मूव करते हैं, प्राइमरी टू अपर प्राइमरी या सेकेंडरी, तो उसमें ज़्यादा आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेज इम्पोर्टेंट है। तो जो भी परफॉर्मिंग टीचर होंगे, जो एक्सेप्शनल जो टीचर होंगे, उनको लीडरशिप या मैनेजमेंट स्किल्स भी की ट्रेनिंग दी जा सकती है उसी लेवल पर अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो टीचर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क, उनको तो रिकॉग्निशन और प्रमोशन तो मिलेगी, गिवन सैलरी रेज भी मिलेगा, तो ताकि उनको अपना बेस्ट वर्क करने के लिए मोटिवेट हो सके वो टीचर, ठीक है। लेकिन एक जो बात है ये है कि
अप्रोच टू टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में जो अप्रोच है वो है, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो कंपलसरी हो जाएगी 2030 तक। ऑल बीएड प्रोग्राम्स विल इंक्लूड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ इन क्लासरूम टीचिंग। सभी बीएड प्रोग्राम्स में जो है इन क्लास टीचर ट्रेनिंग के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कंपलसरी। बाय 2021 तक ए न्यू कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड इन कंसल्टेशन विद NCERT बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये NCFTE 2021 तक हमारा डेवलप हो जाएगा, जो कि आगे बीएड को रेगुलेट करेगा। तो अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं एक बारी, जो इस एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर में आए। पहला तो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर 34 ईयर ऑफ सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, मतलब 1986 के बाद में ऑलमोस्ट 34 ईयर्स हो चुके हैं अब जो आई है ये। तो इसको कैबिनेट अप्रूवल मिली 29 जुलाई 2020 को, और ये बेस्ड है के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन में है, अब जो है पहले जो कवर होते थे 6 to 14 ईयर्स के, अब जो कवर्स होंगे चिल्ड्रन वो होंगे 3 to 18 ईयर्स के। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में चेंज आ गया है। और उसके अलावा कोडिंग जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दिया गया है क्लास 6 से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। उसके अलावा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का, जो कि अब तक की सभी पॉलिसीज़ में रिकमेंडेशन होती आई हैं, उसको यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि आप इसको 6% ऑफ GDP करें। इसी के साथ न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की ये वीडियो पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।